हेलो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। ये लाइन बोले काफ़ी अरसा गुजर गया क्योंकि अपनी वीडियो ये मैं काफ़ी टाइम के बाद लेकर के आ रहा हूं। एंड इट जस्ट बिकॉज कि मैं अपने एकेडमिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी था एंड बिकॉज ऑफ अदर सो मैनी सर्कमस्टेंसेस मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं जा पा रहा था कि मैं फिर से एक्टिवली जो है वो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ। बट नाउ अगेन आई एम अवेलेबल एंड रेडी टू हेल्प यू गाइज एंड रेडी टू एजुकेट यू रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड एंड स्पेशली फॉर द चेक रिपब्लिक। तो अभी कुछ टाइम से मेरे पास कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया एंड ये मैसेजेस मुझे काफ़ी स्टूडेंट से आए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं एंड उसके बाद मुझे कुछ शॉकिंग नंबर्स मिले कि चेक रिपब्लिक का वीज़ा रिजेक्शन रेशियो बढ़ता चला जा रहा है साल दर साल, क्योंकि एप्लीकेशन का जो रेशियो है, जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें अगर एक आंकड़ा मैं एक वेबसाइट पे देख रहा था, उसके मुताबिक ये है कि 2018 में जो है वो 95% सक्सेस रेट था वीज़ा अप्रूवल का चेक रिपब्लिक के लिए। बट वही 2022 में जो है वो 85% पे आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चेक जो है वो इतनी भी आसान या फिर उतनी भी अंडररेटेड कंट्री अब नहीं रही है। काफ़ी लोग जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं चेक रिपब्लिक आने का। तो इसमें जो है वो आप क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए अपने वीज़ा एप्लीकेशन को लेकर के, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके अलावा मैं एक छोटी सी जानकारी ये दे देता हूँ कि वीज़ा को लेकर के, डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर के, पूरा चेक रिपब्लिक के होल प्रोसेस जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं एक नए गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं एंड उसको आप भर के मेरे से रिकनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और कि अभी भी चेक रिपब्लिक में स्टडी का जो है वो डेडलाइन एप्लीकेशन का बचा हुआ है। तो अभी भी जो लोग चाहते हैं कि वो इस साल यानी 2024 के सितंबर इनटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं चेक रिपब्लिक में एंड उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, या फिर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर आप मतलब आंसर चाहते हैं एंड इंटरेस्टेड हैं यहाँ आने के लिए तो भी उस फॉर्म को भरिए एंड हम लोग बातचीत करेंगे एंड आपको जो है वो चेक रिपब्लिक बुलाएंगे। तो अब बात करते हैं कि वीज़ा रिजेक्शन के रेशियो को कैसे कम किया जाए, कैसे इन चीज़ों से बचा जाए। पहले तो इसका कारण जान लेते हैं एंड इसी कारण में ही जो है सॉल्यूशन इंक्लूड है कि क्या नहीं करना है। तो कारण सबसे पहला ये है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो आपका साफ सुथरा होना चाहिए। बिकॉज आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड में अगर कोई भी ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है कि आप जो हैं वो यहाँ के पब्लिक के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएंगे या फिर यहाँ के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बनेंगे, बिकॉज कि आपकी प्रवृत्ति आपके देश में ऐसी रही है कि वहाँ पे आप कुछ अराजक तत्व के तौर पे रहे हैं या फिर आप जो हैं वो कुछ इलीगल चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं या फिर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपिक्ट करती हैं कि आप दूसरे कंट्री में भी जा करके ऐसा करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक कारण बनती हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है जो कि लाइलाज है या फिर कोई गंभीर बीमारी है एंड यहाँ की गवर्नमेंट को लगता है कि आप यहाँ के पब्लिक हेल्थ पे एक थ्रेट बनेंगे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ये तो बहुत ही मेजर जो है वो मतलब कारण हो गए। बट इनके अलावा जो है जो नॉर्मली जो होता है जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्शन, वो पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट ये है फाइनेंशियल मेरिट। इसका मतलब कि एज अ बैचलर या मास्टर्स के स्टूडेंट के तौर पे आप जब आते हैं तो आपको एक अपने अकाउंट में बैलेंस दिखाना होता है कि हमारे पास इतना रुपए है जिस रुपए को यूज़ करके मैं आपकी कंट्री में जा करके जो है साल भर अपने पैसे पे सरवाइव कर सकता हूँ। एंड वो अमाउंट जो है यहाँ की चेक गवर्नमेंट के हिसाब से INR में 6 से 7 लाख रुपए के करीब में जाता है। तो ये अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ वीज़ा अपॉइंटमेंट या वीज़ा फाइलिंग। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो या तो सडनली कहीं से पैसा ले करके अपने अकाउंट में डाल लेते हैं एंड ट्रांजेक्शन दिखाते हैं स्टेटमेंट में, या फिर
पैसा नहीं होता है एंड नंबर्स के साथ जो है वो एडिटिंग करके जो है वो गड़बड़ी करते हैं एंड फेक अमाउंट दिखाते हैं। एंड इसमें से कुछ भी अगर आप करते हैं तो एम्बेसी डायरेक्ट आपके बैंक से जो है वो कनेक्ट करके आपके अकाउंट को रीवेरीफाई करती है एंड अगर उसको कुछ भी गलत दिखता है तो इसके तौर पे आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है एंड फर्दर आपके ऊपर कुछ लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को ना करें। इसके अलावा जो है वो मान लिया कि आपके अकाउंट में थे 6 से 7 लाख रुपए बट फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मेरिट्स। तो इसका मतलब है कि आपने वो जो लेंथ है यानी 6 से 4 महीने का स्टेटमेंट देखा जाता है एंड उसमें देखा जाता है कि रेगुलर जो है वो बेसिस पे आपके अकाउंट में नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, पैसे का इनकम और मतलब पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है वो इन सब चीज़ों को ट्रैक किया जाता है। तो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन के थ्रू आपके ये जो है 6 से 7 लाख रुपए होने चाहिए। इसके बाद जो है वो आपका आता है फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो है किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको लगता है कि आपने फेक साइन कहीं का करा लिया है या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपने मिस रिप्रेजेंट किया है, इन सारी चीज़ों को जो है वो अगर आपने किया है एंड एम्बेसी आपको पकड़ती है तो फिर उसके तौर पे आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक और है वो है एकोमोडेशन का। तो एकोमोडेशन के डॉक्यूमेंट में जो है वो कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि अगर यूनिवर्सिटी आपको एकोमोडेशन दे रही है डॉर्मेट्री में तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप प्राइवेट कहीं से अगर आप एकोमोडेशन लेटर ले रहे हो तो उस लैंडलॉर्ड को आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी देना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से हो जाते हैं, पता नहीं चलता है एप्लीकेंट को कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एकोमोडेशन की क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। तो इसके तौर पे जो है वो कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन होने की वजह से या इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद एक और बहुत बड़ा पॉइंट है एज या फिर स्टडी गैप। अगर आप मान लो कि बैचलर में एडमिशन लेना चाह रहे हो बट आपका 12th के बाद जो है 5 साल का गैप है या 6 साल का गैप है, तो अगर आप उस चीज़ को कन्विंस नहीं कर पाए यहाँ की वीज़ा काउंसलर को इंटरव्यू के टाइम पे, तो फिर ये एक कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है कि आप जो है 45 प्लस हो गए हो एंड आप जो है वो बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सा आपके इंटेंशन के ऊपर शक होता है कि आप इतने एज में क्यों आ रहे हो बैचलर करने, वो भी एंड इसके बाद आपका क्या स्कोप है, आप क्या अपनी लाइफ देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक डिग्री की सहायता ले रहे हो कंट्री में एंट्री करने के लिए। तो ये भी एक रीज़न बनता है वीज़ा रिजेक्शन का। इसके अलावा जो है वो कुछ अनफेवरेबल सिचुएशंस हो सकती हैं उस कंट्री इटसेल्फ में जिसकी वजह से वो लोगों का वीज़ा रिजेक्ट करे। इसके अलावा जो है वो इनवैलिड पासपोर्ट भी एक मुद्दा है, बिकॉज ये वैसे ऐसा नहीं है कि आपने फेक पासपोर्ट लगा दिया है। इसमें ये है कि अगर मान लो कि आपने पहले भी अब्रॉड ट्रैवल कर रखा है, आपका पासपोर्ट पूरा भर चुका है, एक ही पेज खाली है, तो फिर आपका जो है वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। बिकॉज लीगली जो है 2 पेज एटलीस्ट आपके खाली होने चाहिए पासपोर्ट में। तो पासपोर्ट भरा हुआ है तो री इशू करा लो पासपोर्ट, देन उसके बाद आप वीज़ा के लिए जाओ। एंड इसके बाद जो है वो आपका आता है लेट्स सपोज कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो अब क्या किया जा सकता है ये भी देख लेते हैं। तो वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद जो है वो आप इसके अगेंस्ट जो है वो अपील दायर कर सकते हो एंड अपील डालने के लिए जो है वो आफ्टर वीज़ा डिसीजन जो है इन 15 डेज जो है वो आपको अपील दायर करनी होती है। और अपील दायर करने का जो कॉस्ट है वो आपका 80 यूरो आता है, 80 यूरो लगभग आपका 6,000 रुपये करीब में INR। और इसके अलावा जो है वो वीज़ा अपील का जो डिसीज़न है वो आने का मैक्सिमम टाइम जो है वो 60 डेज होता है। तो ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा जो है वो जो भी एम्बेसी ने कारण दिया है आपके वीज़ा का रिजेक्ट होने का, आपको उससे हट करके आपको अपील दायर करनी होती है कि मतलब उस चीज़ को डिफेंड करना होता है कि क्यों एम्बेसी गलत है या फिर और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे आप डिफेंड कर सकते हो उन पॉइंट्स को जिसके बेस पे उन्होंने रिजेक्ट किया है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑल ओवर आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए एंड कैसे जो है वो अपने अपील करना चाहिए। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नए